साइकिल्स। बिजनेस साइकिल्स का मीनिंग क्या होता है? बिजनेस साइकिल मींस जो फ्लक्चुएशंस हमारे इकोनॉमी में आते हैं, कभी राइज, कभी डाउन साइड, कभी रिसेशन, डिप्रेशन, ये जो चीजें हमें दिखाई देती हैं इसको क्या बोलते हैं? बिजनेस साइकिल्स। एक बिजनेस का पूरा पॉइंट चलता है एंड पूरे बिजनेस में हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। बिजनेस में कभी कभी क्या होता है, बिल्कुल राइज चलता है, प्रोडक्शन बहुत अच्छे से हो रहा है और राइज कर रहा है, और कभी क्या होता है एकदम से कॉस्ट जो है वो काफी इंक्रीज हो जाती है, डिमांड स्लो हो जाती है, या कभी कभी सप्लाई में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है जिसकी वजह से डिप्रेशन आना स्टार्ट होता है। बट ज्यादा लंबे समय तक अगर जो है ये फेज रह जाए, देखो बूम जो है वो भी ज्यादा टाइम तक नहीं टिकता, और ये कह दो कि डाउनवर्ड साइड भी ज्यादा टाइम तक नहीं। कोई भी एक चीज जो है अगर वो एक लेवल को टच करती है तो उस लेवल को टच करके नीचे जरूर आती है। हम लोगों ने TRMRAR ये रेवेन्यू कर्व्स पढ़े हुए हैं। TR एक बार ये अपने हाई पॉइंट पर होता है, बट धीरे धीरे ग्रोथ करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, ऊपर जाएगा, बट एक टाइम पीरियड के बाद क्या होगा, वो नीचे जरूर कांस्टेंट होगा, देन नीचे आएगा। तो इसी तरह से एक जैसे कहते हैं ना जनरल ट्रुथ, उसी तरीके से एक चीज है, कोई चीज अगर ऊपर गई है तो उसका नीचे आना भी तय है, और अगर एक कोई चीज नीचे आई है तो उसका ऊपर जाना भी तय है। तो यही फेसेस जो है इनको हम बोलते हैं बिजनेस साइकिल्स। ठीक है, इन्हीं फेसेस के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। बिजनेस में बिजनेस साइकिल्स के लिए हम डिफाइन लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, अ बिजनेस साइकिल इज अ नेचुरल राइज और फॉल इन इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर टाइम। ठीक है, बिजनेस साइकिल क्या है? एक नेचुरल राइज, इट इज अ नेचुरल राइज, it is a natural rise and fall of economic growth over time। किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कभी हम राइज कर रहे हैं, कभी हम फॉल कर रहे हैं, तो ये जो फेसेस देखने को मिलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस साइकिल्स। ठीक है, कभी इसमें क्या है, हमें एक्सपेंशन देखने को मिलती है, कभी कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, एक्सपेंशन मीन खुलना एंड कॉन्ट्रैक्शन मीन सिकुड़ना। ठीक है, ये सारी चीजें जो है हम जब भी बिजनेस एक्टिविटीज अपनी करते हैं उसमें हमें दिखाई देती है। फिर यहाँ पर जो हमारे फेसेस हैं, जनरली जो हम इसको जानते हैं उसके नेम जो होते हैं, बूम, स्लम मतलब डाउन साइड, इसी को यहाँ पर और अलग एक्टिविटीज में नाम पर दिया हुआ है। ठीक है, हम तो सिर्फ जो जानते हैं जनरली वो बूम और डाउनवर्ड साइड जानते हैं। ठीक है, ये चीज जो है बूम मतलब ऊपर एंड स्लम मतलब नीचे जाना, ठीक है, इस टाइम से जानते हैं, लेकिन इसके जो फेसेस है वो अलग अलग टाइम पीरियड से बताए गए हैं। अब यहाँ पर देखो, हमें जो इंट्रोडक्शन पार्ट में यहाँ पर बताया है 1920 के बारे में। यहाँ पे यूके में जो है ना रैपिडली ग्रोथ आई थी उसकी जीडीपी में, मतलब प्रोडक्शन लेवल एकदम से इंक्रीज हो गया था। प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज होगा तो जो स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड है, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। और ये सारी चीजें किस लिए हुई थी? क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी आई थी, प्रोडक्शन जो था वो बिल्कुल स्मूथ लेवल पर चल रहा था, तो मार्केट में जो है एक बूम वाला पीरियड देखने को मिला जो रैपिड ग्रोथ। फिर जो है चाइना का रिसेंटली स्लो डाउन देखा गया। यहाँ पर क्या है, जो बिजनेस की साइकिल थी अब वो डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रही थी, सब कुछ स्लो डाउन हो गया था, डिक्लाइन हो गई, और एक पैनिक सिचुएशन देखने को मिली जहां पर उन्हें क्या है, बहुत सारे फाइनेंशियल लॉसेस स्टार्ट हो गए। देखो कोई भी इकोनॉमी होगी, ऐसा नहीं होता कि बिजनेस के अगर
स्लम डाउन आ रहा है या वहां पर जो है इंक्रीज हो रही है कोई चीज, तो उसके लिए जो इफेक्ट होंगे वो सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड होंगे नहीं, पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, लीगल भी हो सकते हैं, जनरल भी हो सकते हैं, कोई भी रीजन हो सकते हैं जिनकी वजह से स्लो डाउन होता है। जैसे नेचुरल डिजास्टर आता है, तो उस वजह से स्लो डाउन होगा ही होगा। कोरोना वायरस आया, स्लो डाउन इकोनॉमी होगी ही होगी। कितना भी हम ऑपरेट करने की कितनी चीजों की कोशिश कर ले, लेकिन सब सेक्टर में हम नहीं कर पाते हैं, तो ये स्लो डाउन तो आना है, ये फाइनेंशियल लॉस तो होना है। ये क्या है, टाइप ऑफ बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस साइकिल के बेसिस में। तो यहाँ पर जो मैं पहला एग्जांपल जो दिया इन्होंने 1920 में यूके का दिया, जहाँ पर क्या है, अपग्रेडेशन हुई है, सब कुछ उठ गया, ठीक है, बूम पीरियड आया, और एक क्या हुआ, स्लो डाउन हो गया जो चाइना में केस में, यहाँ पर रिसेशन का केस है, ठीक है। अब अगर जनरली माइंड में सोचो, कभी भी बूम पीरियड होगा, बूम पीरियड का मतलब डिमांड ज्यादा है मार्केट में, अकॉर्डिंग टू सप्लाई डिमांड ज्यादा है, ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देंगे, सैलरीज इंक्रीज होंगी, प्राइसेस भी थोड़े से इंक्रीज होते हैं, बट इतने की कंज्यूमर देने को तैयार हो जाता है, ठीक है। ये टाइम ऐसा है जो किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, यहाँ पर सब चीज जो है अपनी राइज पॉइंट पर होती है और सारे सेक्टर ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हैं, सब सेक्टर जो है ग्रो कर रहे हैं। बट ये क्या हमेशा रह सकता है? नहीं, कोई भी इकोनॉमी इस चीज को हमेशा अचीव नहीं कर सकती, ये क्या है, कभी ना कभी तो स्लो डाउन जाएगी। तो वो जो स्लो डाउन है वो धीरे धीरे मार्केट में आना शुरू हो जाता है, जैसे सारी चीजें एकदम अपग्रेड, बिल्कुल अपग्रेड हो चुकी है, सब कुछ आ गया है, फिर थोड़ा टाइम पीरियड आता है कि ये नीचे आनी शुरू हो जाती है, कोई पॉलिटिकल फैक्टर आ गया या लीगल फैक्टर आ गया, कुछ ना कुछ चीजें स्टार्ट होती है। लाइक देखो, जैसे हमारी इकोनॉमी में क्या आप कह सकते हो, पहले डीमोनेटाइजेशन हो गया, फिर जीएसटी हो गया, इनसे भी जो है कहीं ना कहीं स्लो डाउन आएगा, लोगों को समझने में टाइम लगा, बिजनेस में जो है कहीं ना कहीं एक नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला था उस टाइम पे। तो वो जो है वो किस वजह से, क्योंकि कुछ ना कुछ कह सकते हो गवर्नमेंट ने एक्टिविटी करी, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज ले आई, तो ऐसी चीजों में कहीं ना कहीं नीचे की तरफ हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही है जो फ्लक्चुएशन जिसको हमने इस बिजनेस साइकिल में पढ़ा। अब ये देखो, ये जो फेसेस हैं, फर्स्ट फेस एक्सपेंशन, एक्सपेंशन जो है बूम या अपस्विंग, इसको बोल सकते हैं एक्सपेंशन, बूम या अपस्विंग, ठीक है। सेकंड जो है पीक और बूम और प्रोस्पेरिटी, दैट मींस हाईएस्ट पॉइंट, जो हाई पॉइंट होता है उसको हम पीक बोलते हैं। कोई भी चीज अपने हाई पॉइंट पे, जैसे हम टीआर कर्व में बनाते थे, टीपी कर्व में बनाते थे ना, ऊपर हाईएस्ट पॉइंट, तो वो क्या है, पीक पॉइंट को हम हाईएस्ट पॉइंट। फिर कॉन्ट्रैक्शन, आल्सो कॉल्ड डाउनस्विंग और रिसेशन, जब इकोनॉमी नीचे की तरफ जाए, ठीक है ना, ये क्या है, नीचे की तरफ जाए। फिर ड्रॉप और डिप्रेशन, मतलब अब जो रिसेशन है वो कुछ टाइम के लिए ठहर गया। डिप्रेशन ऐसा जिस टाइम पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होना शुरू होता है, बहुत सारे जो फार्मर्स है सुसाइड करने लग जाते हैं, जॉबलेस पीपल इंक्रीज हो जाते हैं, ये वो टाइम होता है डिप्रेशन। ज्यादा टाइम के लिए जो है रिसेशन नहीं रहना चाहिए, वरना डिप्रेशन का टाइम आ जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है हमने इसमें, ये फेसेस जो है, ये हमारी जो भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, जो हमारा बिजनेस है, इन्हीं चीजों से रिफ्लेक्ट करता है। अब इनको हम इन 4 फेसेस में पढ़ेंगे। देन फिर एक और फेज आता है हमारा रिकवरी, क्योंकि रिकवरी भी इसी का ही एक पार्ट है। फिफ्थ फेज हमारा निकल कर आता है रिकवरी। अब अगर हम ध्यान से देखें इस फिगर को, इस फिगर में ये जो आपको एक डॉटेड लाइन दी है, ये ट्रेंड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। ये ट्रेंड लाइन क्या बता रही है, अब यहाँ पर देखो, जीडीपी बताई है,
विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपके हिसाब से एक ट्रेंड लाइन बनाइए, मतलब जैसे हम हर चीज के लिए कोई लाइन खींच लेते हैं ना, यहाँ पर भी कि ये हमारी स्टडी ग्रोथ की लाइन है। स्टडी ग्रोथ मतलब धीरे 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 हम ग्रो कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं स्टडी ग्रोथ। ये हमें क्या बता रही है, स्टडी ग्रोथ। स्टडी ग्रोथ, इसमें हम क्या चीज देख रहे हैं कि धीरे 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 धीरे, यहाँ पर देखो आपका ग्रोथ पीरियड कुछ और है, यहाँ पर ग्रोथ पीरियड कुछ और है। ये क्या है, धीरे धीरे क्या इंक्रीज होती जा रही है, जीडीपी इंक्रीज हो रही है ओवर टाइम। पहले कम थी, फिर ज्यादा हुई, फिर ज्यादा हुई, फिर और ज्यादा हुई। बट इन पूरे टाइम में हमें बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। शुरुआत में हमने जो स्टार्टिंग करी, जो ये है, हमने किसमें देखा, डिप्रेशन के पॉइंट। ये डिप्रेशन पॉइंट है, अब बिल्कुल क्या है, डिप्रेशन पर पहुंच चुके हैं। ये जो फर्स्ट स्टेज है, इन्होंने इसी से शुरू करी है, डिप्रेशन से। और इसमें हमने बताया कि यहाँ पर हमारा प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट लोएस्ट लेवल है। प्रोडक्शन प्लस एम्प्लॉयमेंट एट लो लेवल। हमने लो लेवल से स्टार्ट किया, धीरे 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 हमने क्या स्टार्ट करी, एक्सपेंशन। धीरे धीरे वही चीज इंक्रीज हो रही है, तो हमें क्या मिल गया, एक्सपेंशन। और इस एक्सपेंशन बाद में हमने क्या किया, प्रोडक्शन भी एक्सपेंड कर दिया, एम्प्लॉयमेंट भी एक्सपेंड कर दिया, और इकोनॉमी ने क्या स्टार्ट शुरू कर दिया, इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट हुई, या रिवाइव कह सकते हो, इकोनॉमी जो है वो रिवाइव कर, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आ गया, एक्सपेंशन अपने पॉइंट पर चलते चलते कहाँ पहुंच गई, पीक पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट। यहाँ पर जो है ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है। ये स्टेज जो है हमेशा नहीं रह सकती, इंडेफिनेटली बोलो तो पॉसिबल नहीं। कुछ ना कुछ ऐसे रीजन, ऐसे फैक्टर्स आएंगे जो इसको नीचे की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। ये हमेशा नहीं रह सकती, ये पीक पॉइंट पर यहाँ आप पहुंच गए। यहाँ के बाद आपका कौन सा पीरियड स्टार्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन, मतलब अब गिरना आपका पक्का है। जब आप हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गए, नीचे आप एक सीढ़ी के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गए, काम हो गया, नीचे तो उतरोगे ही, चढ़े रह जाओगे, उतरोगे। तो वही चीज जो है ये कॉन्ट्रैक्शन करता है। फिर कॉन्ट्रैक्शन ये हो पाता है जब यहाँ पर आपकी इकोनॉमी क्या है, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, ये डाउनवर्ड ज्यादा टाइम तक रहकर फिर से वापस कहाँ पहुंच जाता है, डिप्रेशन में। मतलब ये आपका रिसेशन का टाइम है, अब जॉबलेस होने स्टार्ट हो गए हैं, वर्किंग डाउन हो रही है, मार्केट में सप्लाई है, डिमांड नहीं है, ठीक है। और इस पीरियड पर तो हालत ही बुरी हो, यहाँ पर तो स्लो डाउन। कभी देखते हो इकोनॉमी में अगर जजमेंट लो, हर 4-5 साल बाद ये टाइम पीरियड जरूर रिपीट, हर बार जो है। पहले 2008 में ऐसा टाइम आया था डिप्रेशन वाला, फिर 2015 में आया, बीच में 2012 में भी थोड़ा आया था। तो ये जो चीजें हैं हर 3-4 साल बाद बदल जाती है। एक इकोनॉमी ज्यादा टाइम तक ना अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाती। सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, वर्ल्ड में बात कर रही हूँ, ज्यादा टाइम तक जो चीज है वो मेंटेन नहीं कर पाती। लोएस्ट पॉइंट आता है, लोएस्ट पॉइंट आता है, फिर हमें समझ आता है हाँ अब हमें कैसे उठना है। फिर वो उठने के तरीके निकालते हैं, नया फन आता है, फिर नई चीज के साथ उठ जाते हैं। क्योंकि क्या है, धीरे धीरे क्या होता रहता है, हमारी टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रहती है, हमारे रिसोर्सेज जो है पहले से चेंज हो जाते हैं, हम नई चीजों के साथ, इनोवेशन के साथ, टाइम के साथ बदलते हैं, जिसकी वजह से हम फिर से नए तरीके से चार्ज होते हैं। पुरानी चीज जो है ऑब्सोलेट होती है, जो डाउनवर्ड ट्रेंड लेकर आती है, फिर नई चीज। तो इसीलिए ये फेज हमें हर किसी की जिंदगी में भी देखने को मिलते हैं, कभी अपवर्ड कभी डाउनवर्ड। ऐसे ही जो है बिजनेस में भी ये फेसेस देखने को मिलते हैं। हमेशा ना ये कह सकते हो कोई बिजनेस डाउन में रह सकता है, ना ये कह सकते हो कोई बिजनेस हमेशा अप लेवल में रह सकता है, ठीक है। अब ये तो हमने अभी सिर्फ इससे हमने रीड कर लिया, अब थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है वो है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब क्या रहेगा, एक्सपेंशन मींस इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट,
आपका नेशनल आउटपुट भी इसमें इंक्रीज होगा, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी, कैपिटल इंक्रीज होगा, ठीक है, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, आपकी सेल्स इंक्रीज होंगे, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, प्राइस राइज होगा, बैंक का क्रेडिट भी ज्यादा होगा। ये सब कुछ इंक्रीज होता है। ये पॉइंट्स याद रखने वाले हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें ज्यादा इंक्रीज होती हैं। एक्सपेंशन का टाइम में जब इन सबको इंक्रीमेंट मिलता है, ये सारी चीज इंक्रीज होती है। ये स्टेट कब तक रहेगी? और हमेशा यहाँ पर माना जाता है क्या, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा, ठीक है, सारे रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज होंगे, प्रोडक्शन अपने मैक्सिमम पॉसिबल लेवल पर होगा और आप सारे रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूज करें, ठीक है। इनवॉल्वेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट जीरो। वॉल्वेंट्री हो सकता है इच्छा से, इनवॉल्वेंट्री नहीं हो सकता। तो जितने लोग काम करना चाहते हैं सबको काम मिल रहा है, मार्केट में डिमांड है, सारे सेक्टर राइज कर रहे हैं, तो भाई अनएम्प्लॉयमेंट होगा कैसे? नहीं होगा। जो नहीं करना चाह रहा सिर्फ वही वाला होगा। यहाँ दिया इनवॉल्वेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट जीरो होगा, बिल्कुल। इनवॉल्वेंट्री का मतलब होता है कि जो अपनी इच्छा से ना हो, मतलब इकोनॉमी में अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, बट इकोनॉमी में तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो तो कह रहे हैं हम सबको काम दे रहे हैं। वॉल्वेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, क्योंकि वॉल्वेंट्री का मतलब होता है अपनी इच्छा से। अपनी इच्छा से अगर कोई काम नहीं करना चाहता, फोर्सफुली उसको काम नहीं करना चाहता। इनवॉल्वेंट्री इस समय सीखो, ठीक है। अब किस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या है क्या नहीं, कोई अलग है, कोई जॉब चेंज कर रहा है, कोई फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बता दिया यहाँ पर इसी बात पर, ये जो बताया है यहाँ पर फ्रिक्शनल, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आप जैसे कभी जॉब चेंज कर रहे हो तो कुछ टाइम के लिए आप भाई फ्री बैठे हो, किसी काम से निकाल दिए गए हो, स्ट्राइक हो रही है, या लेबर एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, आप कोई भी रीजन हो सकता है, छुट्टियों पर हो या कुछ भी, ठीक है। ऐसे केसेस में ये आपका अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं, ये इसमें इंक्लूड नहीं करते भाई, ये आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, ये आप चेंजेस कर रहे हो, तो इसको वो इसमें इंक्लूड नहीं करते। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, अदरवाइज बाकी जो है कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इस टाइम पर क्या है, प्राइस और कॉस्ट भी एकदम से तेज हो जाते हैं, दैट मींस इन्फ्लेशन वाला टाइम होगा कहीं ना कहीं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी अच्छी देखने को मिलती है, डिमांड भी अच्छी आ रही है। क्यों? क्योंकि डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज की राइज होगी। फिर यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपकी इंक्रीज होती है, क्योंकि कंज्यूमर क्या ज्यादा स्पेंड कर रहा है। जब इनकम लेवल ज्यादा है, बिजनेस में कॉन्फिडेंस ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा है, ठीक है, तो आपका क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो इंक्रीज होगा ही होगा। और ये स्टेज कब तक चलती है? फिर फुल अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज प्रोडक्शन जो है वो अपने मैक्सिमम पॉसिबल लेवल पर ना पहुंचे। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। अब एक्सपेंशन के बाद है पीक। पीक हम किसके लिए यूज करते हैं, तो यहाँ बताया भी है, टॉप और द हाईएस्ट पॉइंट। पीक मींस टॉप और द हाईएस्ट पॉइंट। In the later stages of expansion, inputs are difficult to find as they are short for their demand and therefore input prices increases. अब हमारे पास क्या है, डिमांड ज्यादा हो गई, जो डिमांड है वो ज्यादा है सप्लाई से, और ऐसे में हमारे इनपुट प्राइसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज होने लग जाएंगे, और हमें जो है इनपुट मिलने में दिक्कत आने लग जाती है, रिसोर्सेज कम पड़ने लग गया इस टाइम। आउटपुट प्राइसेस आल्सो राइज इस टाइम पर, और जिसकी वजह से
कॉस्ट ऑफ लिविंग इन जो है वो इंक्रीज हो गई, हमारा उठना बैठना खाना पीना महंगा हो गया, जिसकी वजह से ग्रेटर स्ट्रेन ऑन फिक्स्ड इनकम अर्नर, जिनकी सिर्फ लिमिट में इनकम है उन पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है, क्योंकि वो लोग जो है सिर्फ ये सोच कर बैठते हैं कि भाई हम अपने इस इनकम में ही सारे काम कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन अब उनका बर्डन हिल जाएगा, क्योंकि जो सारा बर्डन उन पर आया हुआ है पूरा बजट जो है वो चेंज हो जाएगा। अब वो क्या है, ज्यादा उनको जो है अमाउंट पे करनी पड़ेगी इस टाइम, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, धीरे धीरे जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, अभी तक तो बहुत ज्यादा था एक्सपेंशन के टाइम पर, इस टाइम पर धीरे धीरे क्या करने लग जाता है, हाई टाइम पर पहुंच गया, सब कुछ मैक्सिमम हो गया, अब इसके बाद कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने के दिन आ गए, क्योंकि एक टाइम पीरियड तक तो कोई भी पर्सन अलाउ करता है, अपने बजट को मेंटेन कर लेता है जब तक प्राइस राइज हो रहा है, लेकिन एक टाइम पीरियड जब उसकी जो है इनकम लेवल को भी वो क्रॉस करने लग जाती है, वो चीज इतनी राइज हो जाए, तो वो क्या करेगा, पर एक्सपेंडिचर करने बंद कर देगा या बहुत लेस अमाउंट में एक्सपेंडिचर करेगा, जिसकी वजह से हमारा जो है थर्ड स्टेज कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। द इकोनॉमी कैन नॉट कंटिन्यू टू ग्रो एंडलेसली, ये बात मैंने अभी पहले भी बताई थी कि लगातार इन्फिनिटी तक जो है इकोनॉमी नहीं चल सकती, एक लेवल पर पहुंचने के बाद उसे क्या है, कहीं ना कहीं नीचे आना ही पड़ेगा, अपने बाकी सेक्टर्स को अपने साथ जोड़ने के लिए, सबको एक साथ जोड़ने के लिए उसे कहीं ना कहीं आना पड़ेगा। अब कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर क्या होता है, फॉल इन द लेवल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट कम होनी स्टार्ट हो गई, भाई सब कुछ कॉस्टली हो गया, इंटरेस्ट भी ज्यादा हो गया होगा, उस टाइम पर लोगों के पास इन्वेस्टमेंट के लिए अब पैसे भी नहीं है, तो ऐसे में ना एम्प्लॉयमेंट बचा ना इन्वेस्टमेंट बची, इन सब में क्या हो गया, कमी आ गई, जिसकी वजह से जो प्रोड्यूसर है वो इकोनॉमी को ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाते, और जो इन्वेस्टमेंट है उसको अचीव नहीं कर पाते, ना ही अपना प्रोडक्शन ज्यादा टाइम तक कंटिन्यू कर पाते, ठीक है। ये जो मिसमैच है इस टाइम पर क्या हो जाता है, डिस्क्रिमिनेंसी और मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, ये वर्ड याद रखने का है, किस वजह से चीज होती है, क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई जो है आपस में मैच नहीं हो रही, इस टाइम पर क्या हो जाती है, सप्लाई ज्यादा है एज कंपेयर टू डिमांड, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होनी स्टार्ट होगी। अब यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्शन है, अब इस टाइम पीरियड पर सबसे पहले क्या था, इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट ये गिरने की वजह से क्या था, डिमांड डिक्रीज होनी शुरू हो गई, ठीक है, डिमांड डिक्रीज हुई, फिर हमने क्या देखा, हम लोग ये चीज सोचने लगे कि जो है कभी ना कभी जो है अब जो है वो ऐसा पीरियड आएगा कि सब कुछ ठीक होने लग जाएगा, बेटर सब कुछ बेटर हम करेंगे, लेकिन नहीं हुआ, फिर डिमांड और सप्लाई में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, सप्लाई ज्यादा हो गई कम हो गई, ऐसे में क्या है, जो इंडिविजुअल है वहां पर क्या होने लग गया कि इन्वेस्टमेंट जो है उसकी तरफ और प्रोडक्शन की तरफ उसका ध्यान जाने लगा, उसमें कुछ चेंजेस की जरूरत होने लगी, उसको ये था कि अब जो है फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट प्लान अब हमें चेंज करने पड़ेंगे, और जो करंट प्लान है उन्हें कहीं ना कहीं या तो कैंसिल करना पड़ेगा या उसको बदलना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें उसको चेंज करनी पड़ेगी। फिर ऐसे टाइम पर वो क्या करेगा, जब सप्लाई ऑलरेडी ज्यादा है वो क्या कर देगा, प्रोडक्शन को स्टॉप करेगा, और प्रोडक्शन को स्टॉप तो कर दिया, बट इस टाइम पर स्टिल फिक्स्ड कॉस्ट वो तो इनकर्ड हो रही है, वो उसको पे करनी पड़ेगी, लेकिन स्टॉप कौन सी हो जाएगी, उसकी वेरिएबल कॉस्ट वो स्टॉप हो जाएगी, जिस वजह से अब इसके लॉसेस धीरे 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 उसको जिससे वो कम हो जाए, वो अब क्या करेगा, प्रोडक्शन को स्टॉप करेगा, ऐसे टाइम पर क्या हो जाएगा, एक टाइम ये कह सकते हो, ये एक ऐसा टाइम आना स्टार्ट होगा जब रिसेशन आना स्टार्ट, अब जब वो स्टॉप करने की लेवल सोच रहा है, सप्लाई मार्केट में ऑलरेडी ज्यादा है, वो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकता, थोड़े थोड़े से उधर चला रहा था, ना ही वो न्यू इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ना ही वो फर्दर प्रोडक्शन ज्यादा कंटिन्यू कर सकता है,
थोड़े बहुत सामान के साथ तो कोई भी तैयार रहेगा, बट ज्यादा सामान के साथ नहीं तैयार रहता। बट ज्यादा टाइम तक अगर ये चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन पीरियड, लगातार कुछ टाइम पीरियड तक ये चीज चलती जा रही है, ऐसे में वो क्या करेगा, कुछ टाइम के लिए अपने प्रोडक्शन को स्टॉप कर लेगा, क्योंकि वो फिक्स कॉस्ट तक तो बियर कर सकता है, लेकिन अगर उसकी वेरिएबल कॉस्ट भी जो है वो नहीं निकल पा रही प्रोडक्शन से, कुछ भी सेल आउट नहीं हो रहा, तो वो कैसे सस्टेन करेगा। इसीलिए ये टाइम पीरियड क्या कह सकते हो, लास्ट टाइम में, यानी कि दिस इज द टर्निंग पॉइंट एंड द बिगिनिंग ऑफ रिसेशन। ये रिसेशन के आगे चेंज करने वाला टाइम है, ये चेंज होकर रिसेशन पे जा रहा है। अच्छा, अब इसकी वजह से क्या है, इनपुट डिमांड डिक्रीज होने की वजह से इनपुट प्राइस भी डाउन हो गए, रॉ मटेरियल सस्ता हो गया, ठीक है, वेजेस पर फर्क पड़ गया, जो इंटरेस्ट अर्नर थे उनको भी फर्क पड़ गया। कोई कैसे पे करेगा, किसी के पास पैसे ही नहीं है देने के लिए, सब कुछ खत्म होता चला जा रहा है। तो सब कुछ क्या है, स्टॉप, हर चीज। ऐसे टाइम पर बैंक भी क्या करेंगे, ज्यादा जो है वो बोरो के लिए पैसे नहीं देंगे, क्यों, वो कहेंगे कि बदले में कुछ तो हमें सबमिट करवाओ, अब आपके पास कुछ है ही नहीं तो आप सबमिट कहाँ से करवाओगे, तो आप मना कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा कौन सा पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर तो हमारा जो है सब कुछ डिक्रीज होने के बाद ये हमारा कौन सा पीरियड था, रिसेशन का जो पीरियड स्टार्ट हुआ अब यहाँ पर। और रिसेशन में हमारी क्या है, सारी चीजें, जॉबलेस पीपल ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, इनकम लेवल बहुत लो हो जाएगा, इस टाइम पर हमारी स्पेंडिंग है वो कम हो जाएगी, कंजप्शन जो है वो कम हो जाएगा, और हमारी जो है डिमांड काफी कम हो जाती है, एंड फॉल इन प्राइस। यहाँ पर डिमांड कम किस वजह से होगी, फॉल इन प्राइस, सब कुछ ही गिर रहा है, इनकम लेवल ही नहीं है, तो कुछ भी चीज इंक्रीज हो नहीं सकती। और फिर इस सेशन में हमारा बाकी तो हम पढ़ ही चुके हैं इसमें कि वेज रेट है, वो कम हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, स्टॉक मार्केट के जो प्राइस है वो भी फॉल हो जाएंगे, बैंक जो है वो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर देगा, जिससे वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना दे पाए, क्योंकि अगर उसने इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा दे दिया तो उसे रिकवरी नहीं मिल पाएगी, रिकवरी का पीरियड बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो बैंक भी विदाउट कुछ भी बदले में सिक्योरिटीज के वो भी आपको पैसा नहीं देगा, और थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें हाई होगा, ठीक है। फिर अब आ गया हमारे डिप्रेशन। डिप्रेशन वो टाइम है जब रिसेशन जो है ज्यादा टाइम के लिए रह जाए, ये रिसेशन पीरियड जो है वो हमारा जब ज्यादा टाइम के लिए रह जाता है तो हम उसको कहते हैं डिप्रेशन, ठीक है। अब डिप्रेशन में हमारा क्या होता है, जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो सारी डाउनवर्ड जा रही हैं, सब नीचे की तरफ जा रही हैं, और इसमें ग्रोथ रेट सबसे पहले हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिव। सबसे फर्स्ट थिंग इसके अंदर क्या होती है, growth rate becomes negative. India growth rate becomes negative. Level of national income expenditure ये भी क्या है, डिक्लाइन हो जाएंगे, प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो भी डिक्रीज हो गई, प्राइजेस एट देयर लोएस्ट डिक्लाइन हो गए रैपिडली, ठीक है। और ये क्या है, शट डाउन सीवर प्रोडक्शन फैसिलिटी, जो बात मैं ऊपर बता रही थी ना, कि शटडाउन वाला पॉइंट आना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है, शटडाउन नहीं करेंगे तो हम अपने खर्चे कहाँ से पूरे करेंगे, फिक्स कॉस्ट तो सब मानते हैं कि उनको देनी देनी है, अब रेंट देना ही देना है, आपको बिजली के पानी के ये सब खर्चे तो पे करने करने हैं, बट अब एक्स्ट्रा प्रोडक्शन की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट वो कहाँ से निकालोगे, इसलिए आप क्या कर दोगे भाई, जब मार्केट में ऑलरेडी आपको पता है सप्लाई ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो आप क्या कर दोगे, कहीं ना कहीं जो है आप सप्लाई बंद कर दोगे, प्रोडक्शन बंद कर दोगे,
जैसे ही मार्केट में सामान खत्म हो जाएगा, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, तो प्रोडक्शन वापस तेजी से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर असर पड़ जाता है। और फिर इसके अंदर नेक्स्ट शटडाउन हो गया, ठीक है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट भी हो गया, फिर इंटरेस्ट रेट भी है वो भी कम हो जाएगा, डिमांड फॉर क्रेडिट डिक्लाइन होगी, लोअर इंटरेस्ट रेट होगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल वीक है। क्यों नहीं होगा? जब उन्हें पता है मार्केट में कोई लेने वाला नहीं है, तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट क्यों करेगा? उसको नहीं पता ना मार्केट में कब जो है अपर ट्रेंड आने वाला है। अपर ट्रेंड आने वाला पता हो तो वो एक बार को उठाएगा, और नहीं पता तो फिर वो कहीं ना कहीं इसको स्लो डाउन इसको छोड़ देगा। ऐसा ही ग्रेट डिप्रेशन कब आया था? 1929 से 33 के ग्रेट डिप्रेशन, इसका क्वेश्चन भी आ जाता है। ग्रेट डिप्रेशन कब आया था? यहाँ पर 1929-33, जब सारी जो चीजें हैं वो फेल हुई थी। यूएस जो हमेशा से मानता था कि भाई कभी भी डाउनफॉल नहीं आ सकता, सब कुछ अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव कर रहे हैं तो हमेशा जो है हम जीडीपी हमारी ग्रोथ में ही रहेगी, सब कुछ अच्छे से चलेगा। ये टाइम पर हमें पता लग गया कि नहीं, ऐसा हमेशा नहीं है। कोई ट्रेंड अगर ऊपर जाता है तो उसको नीचे आना ही पड़ेगा। एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा कि वापस नीचे आएगा। तो ये ग्रेट डिप्रेशन का टाइम है। ठीक है, देन फिफ्थ, एक तरीके से हम इसको स्टेज मान सकते हैं रिकवरी। जो रिकवरी है वो फिफ्थ स्टेज हम बोल सकते हैं, क्योंकि मार्केट अगर इतनी स्लो हुई है तो उसे ऊपर भी जाना पड़ेगा। अब जैसे हम ऊपर हमेशा नहीं रह सकते, ऐसे ही डाउन साइड भी हम हमेशा नहीं रह सकते। उसके लिए भी क्या चाहिए? कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट होगा ही होगा। ठीक है, अब इस टाइम पर क्या है, रिकवरी किस तरीके से कब होगी? हमने जो अपना डिप्रेशन का पीरियड देखा, डिप्रेशन के पीरियड के बाद जो है हमारा रिकवरी स्टार्ट होता है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि जो डिप्रेशन है वो काफी टाइम तक रह जाए, उसके बाद फिर रिकवरी हो आएगी। अब वो रिकवरी क्या है? धीरे धीरे क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट फोर्सेस कहीं ना कहीं क्या है कि जो लोअर वेजेस मिल रही थी अब उसको इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, एक लेवल ऐसा आता है कि उनका जो है इंक्रीमेंट स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से जो वर्कर्स हैं उनको सही अपना प्राइस मिलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में उसमें क्या रहता है कि वेजेस बहुत लो थी, और उन लो वेजेस की वजह से प्रोड्यूसर के माइंड में जो है वो ये रहते हैं कि लो प्राइस पर अगर मैं काम करा लूंगा इस टाइम पर, तो कहीं ना कहीं जो है उसको प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि लोअर वेजेस पे उसकी जो है कॉस्ट कम हो गई, वेरिएबल कॉस्ट अब कम पे करनी पड़ रही है उसके लिए। जो रॉ मटेरियल है सस्ता मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं से इन्वेस्टमेंट का जोर पकड़ के वो क्या कर लेता है, इतना कोशिश करता है कि अब जो है मैं अभी बनवा लूं, अभी सब कुछ लो रेट पर है, अभी बनवा लूं, कहीं ना कहीं जैसे राइज होगा तो उस टाइम पर मैं अर्न कर लूं। ठीक है, तो इसी वजह से क्या है, फिर वापस अनएम्प्लॉयमेंट पीरियड होता है। धीरे धीरे थोड़ा टाइम पीरियड के बाद जो पुरानी सप्लाई एक्सेस थी अब वो खत्म हो चुकी है, न्यू डिमांड क्रिएट होगी, नए प्रोडक्ट्स के साथ या नई चीजों के साथ हम क्या करते हैं, उसको इंक्रीज करते हैं। देन क्या है, नए स्टॉक बनाने की तैयारी करते हैं, और धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट रेट भी इंक्रीज होने लग जाता है। फिर धीरे धीरे क्या है, इसी में ही हमारी जो वेज रेट है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही जब सब कुछ इंक्रीज हुआ तो वेज रेट भी इंक्रीज होता है, और जो प्राइसेस हैं रॉ मटेरियल के वो भी राइज होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या है, ऐसा पीरियड आने लग जाता है जो रिकवरी ले लेता है। ठीक है, दैट फिफ्थ इज रिकवरी। अब हमने इसके सारे जो फेसेस हैं वो यहाँ पर कवर कर दिए।